आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में। ये जो मेरी क्लास रहने वाली है ये रहेगी हमारे क्विक रिवीजन की। हमने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मुख्य सेविका नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ थ्योरी की। साथ साथ तो हम एमसीक्यू ही करा रहे हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की 48 क्लासें हो चुकी हैं और थ्योरी क्लासें लगभग 65 प्लस हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ अगर कवर कर ले जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। विवाह के बारे में जानेंगे। विवाह क्या है? विवाह एक संस्था है। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन बन गया। विवाह एक संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विवाह एक संस्था है जो पुरुष की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करता है। यह पुरुष और स्त्री के संबंधों को स्थायी संबंधों के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति देता है। पुरुष और स्त्री परिवार का एक रूप स्थापित करते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री जब शादी करते हैं, शादी के बाद करने के बाद उनके संतानें उत्पन्न होती हैं और संतान मिलकर एक परिवार का जन्म देती हैं, एक परिवार को स्थापित करता है। तो ये हमारा होता है विवाह। नेक्स्ट है, सामान्य शब्दों में विवाह एक ऐसी संस्था है के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देती है। यानी कि विवाह जब हो जाता है तो क्या होगा, जो मेल और फीमेल हैं शादी करने के बाद वो अपना एक परिवार स्थापित करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनका संतान होता है, उनका रहन सहन चेंज हो जाता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। विवाह के माध्यम से यौन संबंध रखने की स्वीकृति मिलती है। यौन संबंध रखने की क्या है, विवाह होने के बाद यौन संबंध बना सकते हैं, ये विवाह होने के बाद होता है, इसकी स्वीकृति होती है कि परमिशन होती है। और वैवाहिक संबंध ही पति पत्नी तथा बच्चों के जो सामाजिक दायित्व होते हैं उन्हें पूरा कर, कहने का मतलब वैवाहिक संबंध जो होते हैं पति पत्नी का जो संबंध होता है बच्चों के उसके दायित्व निभाने के लिए, कि उसे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो सारी जिम्मेदारी से उन्हें पूर्ण अवसर मिलता है उनके माता पिता या हस्बैंड वाइफ को। तो ये होता है विवाह। अब देखेंगे बहुविवाह। वह विवाह होता है जिसमें एक औरत एक से अधिक पुरुष रखती है। बहुविवाह आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि बहुविवाह क्या है। वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, एक पति विवाह, बहुपति, तीन पति एंड बहुपति। तो वहाँ पर क्या होगा, बहुपति विवाह होता है। औरत एक से अधिक पुरुष रखती है था वह एक पुरुष से एक से अथवा एक पुरुष एक से अधिक औरत रखता है, तो उन्हें दो प्रकार के होते हैं, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। ठीक है, बहुपत्नी मतलब बहुत सारी पत्नियां, बहुपति मतलब बहुत पति। आपने देखा होगा पांडव के 5 पति थे द्रौपदी के। ठीक है, तो क्या था, वो बहुपति विवाह था। इसी प्रकार बहुपत्नी विवाह होता है जिससे एक आदमी है 2 3 4 5 पत्नियां रखता है, तो उसे बहुपत्नी विवाह बोलते हैं। आपने एक एग्ज़ाम अभी हम जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे वहाँ पर पूछा गया था कि द्रौपदी का जो विवाह है वो क्या है, बहुपति विवाह है, एक से अधिक पति विवाह है। तो वहाँ पर जो आंसर हमारा सही था वो हमारा बहुपति विवाह सही था। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम साथ में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सेम एग्जाम में आने को हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बहुपत्नी विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें एक पुरुष कई औरतों से विवाह करता है। मैंने नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुपत्नी मतलब बहुत पत्नी। ठीक है, बहुपति मतलब बहुत पति। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें कोई भी संदेह और शंका नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बहुपति विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। यदि पति पत्नी के सगे भाइयों के साथ विवाह करती है तो उसे भातृ बहुपति विवाह कहा जाता है। यानी कि अगर कोई स्त्री है और अपने हस्बैंड के भाई से शादी करती है तो उसे भारत बहुपति विवाह कहते हैं। इसमें भारत मतलब भाई बहुपति विवाह कहा जाता है। जैसे महाभारत महाकाव्य में देखो, वहाँ पर एग्जाम्पल तुरंत आ गया। जैसे महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी ने पांडवों से विवाह किया था, वह भात बहुपति विवाह कहलाएगा। यानी कि भाई के भाई से शादी करना, यानी कि 3 4 भाई हैं और तीनों 4 भाई से शादी करना। पांडव 5 थे, द्रौपदी अकेली थी, तो क्या हुआ, वो भारत यानी कि भ्रात बहुपति होता है। यानी भाइयों के साथ शादी करना भ्रात बहुपति की संज्ञा होती है। तो इसका ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुलोम विवाह क्या है। वह विवाह जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से शादी करता है, ऐसा विवाह समाज में मान्य भी है। यानी कि
क्वेश्चन घूम भी सकता है। यहाँ पे उच्च वर्ग लिखा है और यहाँ लिखा है पुरुष, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला शादी करता है। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि निम्न वर्ग की महिला उच्च वर्ग के पुरुष से शादी करती तो अनुलोम विवाह होता है। ऐसे भी हो सकता है। इसमें सीधा एक लाइन लिखी है कि उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की लड़की से शादी करता है तो उससे अनुलोम विवाह कहते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि निम्न वर्ण की महिला उच्च वर्ग के पुरुष से शादी करती है तो उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। जिसका मतलब अनुलोम मतलब होता है, मतलब कोई उच्च वर्ग का और निम्न वर्ग का कोई मेल नहीं होता, इसे अनु लगा दिया, अनुलोम। ठीक है, उसी तरह है प्रतिलोम विवाह, वह विवाह जिसमें निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ग की महिला से शादी करता है उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, हमको उसकी पॉसिबिलिटी लिख लगती है, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करवाता हूँ उसमें एक ना क्वेश्चन ऐसा रहता है। विवाह से क्वेश्चन जरूर आएगा। विवाह एक संस्था है, ठीक है। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, उच्च वर्ग का जो पुरुष होता है वो निम्न वर्ग की महिला से शादी करता है। सॉरी, प्रतिलोम जो विवाह होता है वो निम्न वर्ग का जो पुरुष होता है उच्च वर्ग की महिला से शादी करता है, यानी कि जो गरीब होगा रानी से शादी कर ले, ठीक है। गरीब रानी से शादी कर ले वो हमारा प्रतिलोम विवाह होगा, और रानी गरीब से शादी कर ले वो हमारा क्या होगा, रानी जो हैं, यहाँ के राजा जो हैं गरीब लड़की से शादी कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह हो जाएगा। देखो अनुलोम का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, राजा हैं, ठीक, अनुलोम में राजा हैं, वो अपनी जनता के प्रजा के किसी स्त्री से शादी कर लेंगे तो अनुलोम विवाह हो जाएगा। अब प्रतिलोम विवाह में क्या है, रानी है, ठीक है, वो किसी निम्न वर्ग के, ठीक है, किसी निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर लेंगी रानी तो हमारा प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। डिफरेंस खत्म, ठीक है। अब देखेंगे पति भ्राता विवाह, वह विवाह जिसमें एक स्त्री अपने पति के मर जाने के बाद पति के भाई के साथ विवाह करती है उसे पति भ्राता विवाह या सोरोरेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोरोरेट भी कहते हैं, ठीक है। सोरोरेट विवाह, प्रतिभ्राता विवाह यानी कि किसी महिला थी, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो हस्बैंड का जो छोटा भाई होता है उसके साथ शादी करना पति भ्राता विवाह कहलाता है। ये मैंने कई बार क्वेश्चन में करवाया भी है। विवाह के बुनियादी प्रकार क्या होते हैं, विवाह के बुनियादी प्रकार क्या हैं, यौन संतुष्टि, बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, सहचारिता और संवेगात्मक सहयोग। यानी कि विवाह के बुनियादी प्रकार क्या होते हैं, यौन संतुष्टि, ठीक है, बच्चों का प्रजनन, विवाह के बाद बच्चे पैदा होते हैं, उनका पालन पोषण, आर्थिक सहयोग और बच्चे की सुरक्षा, सहचारिता और संवेगात्मक विकास बच्चों का। ये विवाह के बाद कुछ जिम्मेदारी आ जाती हैं कपल्स के ऊपर, यानी कि पति पत्नी के ऊपर, उनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है जिनको उनको निभाना होता है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, बुनियादी प्रकार होते हैं। मैंने बताया कि यौन संतुष्टि, यौन संतुष्टि के बाद बच्चे का प्रजनन हुआ, बच्चे का प्रजनन के बाद उनका पालन पोषण हुआ, पालन पोषण करने के बाद उनका आर्थिक सहयोग सुरक्षा हुई, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो भी उनकी आवश्यकता थी पूरी की, सहचारिता और उनका संवेगात्मक विकास भी बच्चों का किया। क्या उन्होंने, उनके पेरेंट्स यानी माता पिता या हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पर ये विवाह के बुनियादी प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे हिंदू विवाह के 8 परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं, जिसमें 4 ब्रह्म विवाह, जिसमें 4 क्या हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह को समाज मान्यता देता है, लेकिन 4 अन्य विवाह हैं जिसे समाज मान्यता नहीं देता। कौन से हैं, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। यानी कि हमारे हिंदू समाज में 8 परंपरागत स्वरूप विवाह के माने गए हैं। 4 तो लोग मान्यता देते हैं 4 विवाह की, लेकिन 4 ऐसे विवाह के प्रकार होते हैं जिन्हें समाज मान्यता नहीं देता, समाज नहीं मानता। अब देखेंगे 8 परंपरागत जो शादी हैं, विवाह हैं, उसमें से 4 कौन हैं और 4 कौन हैं। तो 4 जो समाज हमारा मानता है उसको आप शॉर्ट में लिखिए, ब्रह्म विवाह, क्या लिखेंगे, ब्रह्म विवाह, ठीक है, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। इन 4 विवाहों को हमारा समाज मान्यता देता है, लेकिन जो 4 अगले विवाह हैं उन्हें समाज मान्यता नहीं देता। देखो कौन कौन से हैं, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 4 विवाह को हमारा समाज मान्यता नहीं देता, इनको अनुमति नहीं देता। ये हमारे गलत ढंग से किए हुए शादी या विवाह होता है। अब देखेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे।
ब्रह्म विवाह क्या है, इसमें पिता अपनी पुत्री को विद्वान व सद्चरित व्यक्ति को सौंपता है, यानी कि जो पिता होता है एक अच्छे से वेल फर्निश्ड लड़के से शादी करवाता है। तो ये हमारा ब्रह्म विवाह होता है। दैव विवाह क्या है, इसमें पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित ब्राह्मण को सौंपता है। दैव विवाह में क्या होता है, जो पिता होता है अपनी पुत्री का विवाह किसी पंडित से, किसी मंदिर के पुजारी से कर देता है। तो हमारा देव, यानी कि देव के समान कौन होते हैं, देवता के समान पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्हें हम दैव कहते हैं। इसलिए नाम से स्पष्ट हो गया दैव विवाह। अब देखेंगे आर्ष विवाह क्या है। इसमें दूल्हा दुल्हन के पिता को गाय या बैल भेंट स्वरूप देता है। इसमें क्या है, दूल्हा दुल्हन के पिता को गाय या बैल भेंट स्वरूप देता है, उसे हम आर्ष विवाह बोलते हैं। ये हमारा थर्ड टाइप का विवाह था। अब प्रजापात विवाह में क्या है, इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के दूल्हा के पिता से बातचीत करके विवाह तय करता है। यह समाज में सबसे मान्य विवाह है। प्रजापात विवाह समाज में सर्वाधिक किया जाने वाला विवाह है। ठीक है। पिता क्या होता है, अपनी पुत्री के दूल्हा के पिता यानी कि अपने समधी से बातचीत करके विवाह तय करता है। पुत्री का जो पिता होगा पुत्र के पिता से बातचीत करके जो विवाह करता है उसे हम प्रजापात विवाह कहते हैं। समाज में सबसे ज़्यादा यही होता है। आपने देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, अगर आपने अपनी शादी की है या अपने बड़े से शादी की है तो क्या रिश्ता घर के उनके जाता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, शादी तय होती है, तब उनका विवाह होता है। तो सबसे ज़्यादा समाज में अगर क्वेश्चन पूछने के मिले कि सबसे ज़्यादा समाज में कौन सा विवाह देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा समाज में प्रजापात विवाह देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये 4 विवाह और हैं जिन्हें हमारा समाज मान्यता नहीं देता। कौन कौन से हैं, असुर विवाह क्या है, असुर विवाह, इसमें लड़की के पिता को वधू को मूल्य देकर विवाह किया जाता है। यानी कि इसमें लड़की के पिता को वधू का मूल्य देकर, यानी कि वधू का मूल्य लगाकर कि 10,000, 15,000, 20,000 या कोई दूसरी चीज़ की वस्तु की मूल्य लगाकर जो शादी की जाती है उसे हम असुर विवाह की संज्ञा देते हैं। इसमें लड़की का पिता क्या होता है, अपनी बिटिया को बेच देता है, एक प्रकार का वही हमारा असुर विवाह होता है। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। इसमें दूल्हा दुल्हन अपने माता पिता की सलाह लिए बिना एक दूसरे से विवाह करते हैं, यानी ये समझ लीजिए ये लव मैरिज होता है। ठीक है, ये लव मैरिज होता है, ये मान के लीजिए। गंधर्व विवाह को लव मैरिज की संज्ञा देते हैं। इसमें क्या होता है, जो लड़का लड़की होती है माता पिता की सलाह के बिना एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, ये हमारा लव मैरिज के अंतर्गत आता है। ये आम भाषा में आप समझ लीजिए गंधर्व विवाह। नेक्स्ट हमारा क्या है, राक्षस विवाह। इसमें क्या है, इस विवाह में लड़की का अपहरण कर लिया जाता है तथा उसके माता पिता की सहमत बिना विवाह कर लिया जाता है। यानी कि आपने सीरियल में देखा होगा या कहीं और किसी धारावाहिक में देखा होगा कि ज़बरदस्ती हमला करके उस लड़की का अपहरण कर लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। राक्षस मतलब क्या है, मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपहरण कर लेंगे और उससे शादी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पुराने ज़मानों में राजा क्या होते थे, आक्रमण करते थे किसी राज्य पर, और वहाँ की जो सुंदर स्त्रियाँ होती थी उनका अपहरण करके अपने महल में ले आते थे और उनसे शादी कर लेते थे। तो ये हमारा राक्षस विवाह होता था। नेक्स्ट है पिशाच विवाह। इसमें क्या है, इस विवाह में जब लड़की निद्रा में नशे में होती है, ये असंतुलित मस्तिष्क की होती है, तब उसे धर्म को नष्ट करके या गर्भवती करके उसके साथ विवाह किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, महिला को एक वर्ड होता है, माइंड को हाईजेक कर लेते हैं एक प्रकार का, समझ लीजिए, उसका मानसिक संतुलन खो जाता है। ठीक है, नींद में या किसी प्रकार नशीला पदार्थ खिला के उसे कुछ कर लिया जाता है और उसका जो धर्म होता है वो नष्ट कर जाता है। और इन केस अगर वो निद्रा में है, नशे में है या सोती अवस्था में है, इसका माइंड हाईजेक कर लिया गया है, उसके बाद उसे गर्भवती कर दिया जाता है। और वो जब कुछ समय बाद उस नशे से या संतुलन से निकलती है तो उसे बताया जाता है कि यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पिशाच विवाह के अंतर्गत आती हैं, सबसे खराब विवाह। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है। निकाह कहा जाता है मुस्लिम विवाह को। ये कल कहते हैं ना, कल हमारा निकाह है, परसों हमारा निकाह है। यह स्त्री व पुरुष के बीच एक सामाजिक संविदा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना होता है। मुस्लिम विवाह के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निकाह, फासिद, मुता और बातिल। आप फिर नोट डाउन कर लीजिए कि मुस्लिम विवाह के 4 टाइप्स होते हैं। कौन होते हैं, हिंदू के 8, जिसमें 4 मानता होती है, 4 की मानता नहीं होती है। मुस्लिम में 4 विवाह, निकाह, फासिद, मुता और बातिल। अब देखेंगे इसमें क्या है,
वह विवाह जो कुरान मुस्लिम धर्म ग्रंथ के नियमों के अनुसार होता है उसे निकाह या सही निकाह कहते हैं। कहते हैं ना, हाजी या शायद करवाने आते हैं निकाह, मुल्ला या गाजी हाजी करके कुछ आते हैं, वो निकाह करवाते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं और उसके नियम के अनुसार विवाह करवाते हैं, वो हमारा निकाह विवाह कहलाता है। वह निकाह जिसमें कतिपय नियमों का उल्लंघन होता है उसे अनियमित विवाह या फासिद कहा जाता है। यानी कि जिसमें जिसमें इस्लाम धर्म या कुरान धर्म की सहयोग से या उसके नियमों का उल्लंघन होता है उसे हम अनियमित विवाह या फासिद विवाह कहते हैं। फासिद यानी कि एक्सेप्ट ना करने वाला, उसे हम फासिद विवाह की संज्ञा देते हैं। मुस्लिम समाज में एक अस्थायी विवाह भी होता है जिसे मुताह कहा जाता है। इस विवाह में एक निश्चित समय के लिए विवाह की अवधि पक्की की जाती है। इस अवधि के बाद विवाह संबंध अपने आप टूट जाता है। क्या होता है? मुस्लिम समाज में एक अस्थायी विवाह होता है। मुताह क्या है? एक अस्थायी विवाह है। कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि मुताह क्या है? स्थायी, अस्थायी, इनमें से कोई नहीं, या पूर्ण विवाह। तो इसमें क्या होगा? अस्थायी विवाह होता है। इस विवाह में निश्चित समय के लिए विवाह की अवधि पक्की की जाती है। यानी कि एक विवाह के लिए एक निश्चित अवधि तय की जाती है। इस अवधि के बाद विवाह संबंध टूट जाते हैं। यानी कि एक निश्चित समय में विवाह करना है, अगर उस समय विवाह नहीं होता है तो उसके बाद वो संबंध टूट जाता है, फिर से समय तय करना पड़ता है। तो इसे हम मुताह कहते हैं। फासिद किसे कहते हैं? फासिद उसे कहते हैं जिसमें कुरान या इस्लाम धर्म का उल्लंघन हो। जिसमें कुरान या इस्लाम धर्म का पालन किया गया है उसे हम निकाह बोलते हैं, जिसमें पालन न किया गया उसे फासिद बोलते हैं। जिसमें समय से पहले अवधि में विवाह न हुआ हो उसे हम मुताह बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बातिल वह विवाह होता है जिसमें नियमित नहीं किया सकता क्योंकि इस मुस्लिम विवाह को बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। इसमें नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मुस्लिम विवाह का जो बुनियादी सिद्धांत है या उनके जो सिद्धांत हैं या उनकी पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसका उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह विच्छेद 3 बार तलाक शब्द बोलने से होता है, जिसे 3 तलाक कहते हैं। जब पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो उसे यानी खुला यानी मुक्त तलाक कहते हैं। फिर याद कर लिए, पत्नी यार अगर पति को तलाक देती है तो उसे हम खुला यानी मुक्त तलाक कहते हैं, यानी फ्री डाइवर्स बोलते हैं। डिवोर्स शायद होता है, ठीक, डिवोर्स बोलते हैं। ठीक है। पत्नी अगर पति को देगी तो उसे हम मुक्त यानी खुला तलाक कहते हैं। जब पति अपनी पत्नी को तलाक देता तो उसे मुबारत कहते हैं। वर्ड आप याद कर लीजिएगा, मुताह, बातिल, फासिद, निकाह, ये सब याद कर लीजिएगा। अगर पत्नी पति को देती है तो उसे खुला या मुक्त कहते हैं। अगर पति अपनी पत्नी को देता है तो उसे मुबारत कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के लड़की की उम्र 21 से तथा लड़की की उम्र, ये आप याद कर लीजिए कि हिंदू विवाह एक्ट जो था हमारा 1955, उसमें ये कहा गया था कि लड़के की उम्र जो शादी करने की होगी वो 21 तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष तय की गई थी। ठीक है। तो ये हमारे कुछ विवाह से संबंधित चीज़ें थी। हम आशा करते हैं आपको समझ में चीज़ें आए होंगी। आप इसको अगर कुछ लग रहा, देखो आप नोट्स जब बनाइए तो शॉर्ट नोट बनाइए, ज़्यादा हैवी या लेंथी नोट्स ना बनाइए, नहीं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। एग्ज़ाम में भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आया है, शॉर्ट लिस्ट होगा उसके 45 से 60 दिन के बाद एग्ज़ाम होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए आप नोट्स बनाइए, एकदम शॉर्ट नोट बनाइए अपनी भाषा में। जो चीज़ आपको आती है वो मत लिखिए, जो नई चीज़ें आती हैं उनको लिखिए। जिन लोगों को इस PDF चाहिए तो मैं बता दूं, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूं। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको प्रिंट आउट PDF मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।